हेलो एवरीवन। उड़ान फॉर ड्रीम्स में इस चैनल पे आप सबका वेलकम है। इस चैनल पे बेसिकली हम डील करने वाले हैं सीएसआईआर के कुछ पुराने पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम कम्प्लीटली पार्ट बी और पार्ट सी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम 2012 से लेके 2020 तक के पेपर्स को यहाँ पे टारगेट करेंगे। उनके साथ साथ हम हर एक क्वेश्चन के साथ उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसे भी हम यहाँ पे डील करेंगे। सो आई एम योर एजुकेटर अंजू। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि है 2012 का क्वेश्चन पेपर पार्ट सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, A is a convert. A is converted to E by enzyme EA, EB, EC and ED. The Km value of the enzyme are 10 to power minus 2, 10 to power minus 4, 10 to power minus 5 and 10 to power minus 4 again respectively. If all the substrate and the product are present at the concentration of 10 to power minus 4 m and the enzyme have approximately the same Vmax value, then the rate limiting step will be. तो रेट लिमिटिंग स्टेप मेनली हमें उसके बारे में पूछा है। साथ ही साथ हमें जो जानकारी दिया है ये कह के कि ए से ई में कन्वर्ट होने के लिए चार एंजाइम्स ई ए, ई बी, ई सी, ई डी आ रहा है। इन चारों के रिएक्शन भी दे दिए हैं साथ में और पूछा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो रेट लिमिटिंग होगा। तो रेट लिमिटिंग अगर हम बात करें तो उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। पहला तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि उसका जो केएम वैल्यू होता है वो सबस्ट्रेट से हमेशा कम ही होता है। ये दो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं केएम वैल्यू के कि कैसे रेट लिमिटिंग स्टेप को डिटरमाइन करता है। इसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उस पूरे कॉन्सेप्ट का जो कंक्लूजन होता है वो सिर्फ यही दो पॉइंट है। तो अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये ई सी, ई डी, ई ए, ई बी एंजाइम्स दिया है और उनके साथ के रिएक्शन दे दिए कि कौन क्या बना रहा है। फाइनली ए से बनना ई ही है। अब देखिए अगर मैं बोलूँ रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा इरिवर्सिबल होता है, यहाँ चारों हमारे रिवर्सिबल फॉर्म में दिए, तो हम उस थॉट को, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम सेकंड पे जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ केएम वैल्यू दी भी इसीलिए क्योंकि हमें उसी को अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू पावर माइनस 4 है और हमारे एंजाइम जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है उसका केएम वैल्यू जो है वो हमेशा सबस्ट्रेट और या फिर सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से हमेशा कम ही होता है। तो अब देखिए यहाँ 10 टू पावर माइनस 2 दिया है, ये कम है। 10 टू पावर माइनस 4 दिया है, ये हमारा हाई इक्वल हो गया। 10 टू पावर माइनस 5 हाई है, 10 टू पावर माइनस 4 अगेन इक्वल है। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट है 10 टू पावर माइनस 2 ये लो है और ये है हमारा ई ए का। तो ई ए हमारा कहाँ पे आ रहा है, थर्ड में। दैट मीन्स जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट का लिमिट करने वाला जो स्टेप होगा वो एंजाइम जो कि कंट्रोल करेगा वो है ई ए एंजाइम। और यही ई ए एंजाइम जो रहता है वो ए से बी बनाने का काम कर रहा है और यही ए से बी बनना इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। आई होप सो रेट लिमिटिंग स्टेप के ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the molecular mass of the proteins determined by the gel filtration is 120 kilodalton. When its mass is determined by SDH page with and without beta ME enzyme, it is only 60 kilodalton. What is the most probable explanation for this observation? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिकली एसडीएच पेज का काम याद होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा एमी एंजाइम जो यूज होता है वो बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ दिया है कि विथ और विथआउट, यानी कि जब बीटा एमी एंजाइम डाला और जब नहीं डाला तो दोनों में वो क्या दे रहा है, 60 किलो डाल्टन दे रहा है। दैट मीन्स जब साथ डाला होगा बीटा एमी
तब उसने 60 दिया, दैट मीन्स ये बीटा एमी एंजाइम करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक। तो यानी कि जब विथ में है, मतलब जब मैंने डाला तब उसने 60 किलो डाल्टन दिया, इट्स ओके। बट विथआउट, यानी कि जब हमने नहीं डाला है वो एंजाइम, तब भी वो 60 किलो डाल्टन दे रहा है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम नहीं किया है या वहाँ पे एब्सेंट होगा, इसलिए इसने दोनों टाइम में, मतलब जब डालो चाहे ना डालो, सेम ही दे रहा है। तो इस बेस पे यहाँ से क्वेश्चन से हमें ये बात क्लियर है। अब हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रोटीन इज अ डाइमर। ओके, प्रोटीन 2 यूनिट का बना हुआ है, इन विच टू आइडेंटिकल चेन आर क्रॉस लिंक बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला है कि क्रॉस लिंक है, लेकिन अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता तो विथआउट एम में वो सेम नहीं देता। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग, सॉरी ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। प्रोटीन इज अ मोनोमर ऑफ मॉलिक्यूलर मास 60 किलो डाल्टन, but it is excluded from the gel matrix due to strong repulsion between gel matrix and protein। अब इसमें तो एकदम अनहोनी वाली बात इसने कह दी कि जो हमारा प्रोटीन है वो मोनोमर 60 किलो डाल्टन का ही था, बट हुआ ये कि जो 60 किलो डाल्टन बाद में दिया ना, तो उसमें क्या हुआ कि रिपल्शन के कारण एक एक्सक्लूड हो गया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता, तो ऑप्शन 2 भी हमारा गलत है। Option 3, protein is mostly likely to compose of two subunit having identical molecular mass। ये हो सकता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो दो सब यूनिट का बना हो और जो दोनों सब यूनिट है उनके आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास हो। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि जब हमने जेल फिल्ट्रेशन किया तो दोनों सीधे थे 120 दिया। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 60-60 आ गया। दैट मीन्स 60 के वहाँ पे दो बैंड होंगे, एक सिंगल बैंड शो कर रहा है 60 पर, दैट मीन्स वहाँ पे दो बैंड हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, प्रोटीन इज अ मोनोमर बट इट इज निक्ड इनटू हाफ इट्स साइज बाई एसटीएच। मतलब एसटीएच पेज पे रन करने पे जो प्रोटीन है वो बेसिकली हमारा टूट गया, निक्ड हो गया, इसलिए उसने उसका हाफ दे दिया। तो ये भी लॉजिकली कभी भी मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह की सिनेरियो एरर्स होती हैं, और ये एरर्स कभी भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट जब हम पूछ रहा है कि 120 किलो डाल्टन का था, फिर एसडीएच पेज में हमें 60 किलो डाल्टन दे रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके की एक एरर की बात करना कि निक्ड आ गया होगा, वो गलती से टूट गया होगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। I hope so this is clear to you. Go to the next question. Okay, next question is about the ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के फंडामेंटल प्रोसेस से बिलोंग करता है। HeLa cell extract was used to study transcription of a gene X having 6 intron। ओके, यानी कि HeLa सेल को हमने एक्सट्रैक्ट किया ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करने के लिए जीन X से रिलेटेड, जिसके बाद 6 इंट्रॉन है। Now, RNA polymerase II complex contain all the associated protein was isolated from actively transcript system and the subjected to proteome analysis। मैंने उसको RNA polymerase II के साथ जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स है वो सब हमने ले रखा है। Results show that the presence of both splicing and the capping enzymes in a complex। रिजल्ट में हम क्या प्रेजेंस देख रहे हैं स्प्लाइसिंग का भी और कैपिंग एंजाइम्स का कि कैसे ये काम कर रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन was inhibited by फ्लेवोपिरिडोल पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स कंटेन ओनली कैपिंग एंजाइम। यानी कि हमने क्या किया, एक इलोंगेशन फैक्टर को रोकने वाला हमारा एंजाइम्स है, उसे हमने इनहिबिटर है उसको डाल दिया, तब हमने देखा सिर्फ कैपिंग एंजाइम आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। When the phosphorylation of the CTD domain of the Pol II was inhibited by kinase inhibitor, the complex contain neither splicing nor the capping enzyme। यानी कि जब हमने पॉलीमरेज सेकेंड का CTD डोमेन का जो फॉस्फोरिलेशन पोर्शन है उसको हमने इनहिबिट कर दिया, तब ना कैपिंग हुआ ना ही स्प्लाइसिंग हुआ। फॉर दिस रिजल्ट व्हाट कंक्लूड वाज मेड।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको तुरंत, अगर आपने फंडामेंटल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि अगर सीटीडी डोमेन को हमने इनहिबिट कर दिया है फास्फोराइलेशन से, तो स्प्लाइसिंग और कैपिंग नहीं हुआ। दैट मीन सीटीडी डोमेन का फास्फोराइलेशन के लिए कैपिंग स्प्लाइसिंग दोनों जरूरी है। मतलब ये सीटीडी डोमेन का अगर फास्फोराइलेशन होगा तभी कैपिंग या फिर स्प्लाइसिंग हो सकता है। ठीक है। और दूसरे से फर्स्ट वाले से क्या पता चला कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन को हमने इनहिबिट किया उसके वजह से केवल कैपिंग हुआ, यानी कि उसने किसको इनहिबिट किया, स्प्लाइसिंग को। तो ये हो गया बेसिकली सारे क्वेश्चन का, वो कहते हैं निचोड़ टाइप से, कि हाँ भाई बेसिकली पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमें दो रिजल्ट मिले, इन दोनों ने ऐसे ऐसे काम किया। अब हमें कुछ दिए हुए स्टेटमेंट, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट ऑफ कंक्लूजन, कि हमें क्या कंक्लूजन सही होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तभी आपको इसका सही पॉइंट मिल जाना चाहिए कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन एक्स इज कपल टू द एमआरएनए स्प्लाइसिंग। जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वही कपल कर रहा है एमआरएनए कैपिंग को। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि एलोंगेशन फैक्टर को जब उन्होंने इनहिबिट कर दिया, ठीक है, तो केवल कैपिंग एंजाइम हुआ। ठीक है, यानी कि उसका जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा तो वही वो एमआरएनए की कैपिंग उसने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लुक लाइक सही लग रहा है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इज कपल टू द स्प्लाइसिंग। अब देखो दूसरे में क्या है कि जब इनहिबिट हो गया था तब हमारा क्या हुआ, केवल कैपिंग हुआ, स्प्लाइसिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली स्प्लाइसिंग को भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तभी ना जब हमने ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को रोक दिया फैक्टर को तो सिर्फ कैपिंग हुआ, हमारा स्प्लाइसिंग नहीं हो पाया। तो हाँ, ये उसे कपल कर रहा है। बी ऑप्शन भी सही है। Phosphorylation of CTD is required for the requirement of capping and splicing। ये तो एकदम 100% सी ऑप्शन, बिल्कुल 100% वाला सही है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो CTD डोमेन है अगर उसका फास्फोराइलेशन नहीं हुआ तो हमारे दोनों में से कुछ नहीं हुआ, ना कैपिंग हुई ना स्प्लाइसिंग हुई। दैट मीन्स भाई ये तो बहुत ज़रूरी आइटम हो गया। D. Both the capping and splicing are mRNA occurs simultaneously। That means ये एक simultaneous process है कि भाई कैप लगा दिया, स्प्लाइसिंग लगा दिया। नो डूड, ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, लॉजिकली अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी समझ पाए ना तो भी आप इसको ऑप्शन के देखिए, फोर्थ ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट है। जिसने भी आपने जब भी फंडामेंटल पढ़ा होगा तो वहाँ स्पॉन्टेनियस साइमल्टेनियसली वाली बात होती ही नहीं है। ठीक है, ऑल आर एंजाइम रेगुलेटिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट एक्यूरेट इन द परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी इज अ करेक्ट। वैसे भी अगर हम सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया तो सी वैसे भी यहाँ पे डी में तो है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे हट गया। ये अगर देखिए, अब यहीं पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ डी ऑप्शन मेरा 100% रॉन्ग हो गया कि भाई डी मेरा एकदम गलत है। अब देखिए, सेकेंड ऑप्शन में भी डी दिया है, थर्ड ऑप्शन में भी डी दिया है, फोर्थ ऑप्शन में भी डी दिया है। तो एलिमिनेशन से भी आप कभी कभी आंसर निकाल सकते हैं। जब आपको ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा सिनेरियो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रहा है तो जस्ट गो टू द ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऐसे मतलब बिना लॉजिक वाले होते हैं ना कि उनको बस आप कॉमन सेंस से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये तो गलत है। मतलब इतनी देर से इसने खिचड़ी पकाई कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है और यहाँ लिख दिया कि ये साइमल्टेनियसली है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेशन करके सही आंसर देख सकते हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so our next question is a citric acid cycle in a respiration aid। रिस्पायरेशन प्रोसेस में जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वो क्या क्या देता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जिसने भी पढ़ा है उसको अच्छे से पता होगा कि वहाँ नॉर्मली जो रहता है हमारा एक जीटीपी निकलता है, ठीक है, 3 NADH निकलता है, एक FAD और 2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अब इस ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा सही है। ठीक है, ये एकदम वो क्वेश्चन, ये वैसा क्वेश्चन हो गया पार्ट सी में जो आपको चेक करता है कि भाई आपने बेसिकली भी पढ़ा है कि नहीं। ठीक, सिट्रिक एसिड के बारे में सबको पता होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये तीन ही चीज़ें हमारी इसी फॉर्म में निकलती हैं कि एक जीटीपी, 2 जीटीपी निकाल दिया इसने, ये तो कभी होता नहीं, 4 जीटीपी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ 32 जीटीपी
ये तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है फास्फेटिल सीरीन यानी कि पीएस इज मोस्टली लोकेट इन द इनर bilayer of plasma membrane of RBC cell. You have to prove this fact about PS by an experiment. You are provided with PS specific lytic enzyme PSE and the other reagent needed. Identify the correct sequence of the experiment to be carry out the satisfy this issue. तो अब हमें इसमें पूछा है, देखिए हमें पीएस जो रहता है वो मोस्टली हमेशा जो रहता है मोस्टली इनर साइड में ही रहता है। जब वो आउटर साइड में जब दिखता भी है ना तो वो हमें कैंसर सेल की तरफ दिखाता है या एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल देता है कि भाई ये सेल में अब एबनॉर्मल हो गया है, इसको या तो हटाओ नहीं तो ये कैंसर कर देगा। तो पीएस का इसीलिए इनर साइड में होना मोस्टली देखा जाता है, आउटर साइड में इसका होना एक डेंजर वाली बात है। तो अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि कैसे हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो पहले कह रहा है कि हम आरबीसी को लेंगे, उसके इनसाइड आउट वेसल्स डालेंगे, फिर हमने पीएचसी रेजेंट डाला और फिर टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम चेक कर लेंगे। ओके, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि हमने आरबीसी लिया, राइट साइड आउट वेसल्स यानी कि राइट साइड ऑफ वेसल्स डाल देंगे, फिर हमें टीएलसी। अब देखिए यहाँ टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम चेक करते हैं फाइनल रिजल्ट, उसके बाद हम पीएचसी एंजाइम डालेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ऑप्शन 2 तो एकदम रॉन्ग हो गया। आरबीसी फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन आरबीसी है, उसमें पीएचसी एंजाइम डाला, देन इनसाइड आउट वेसल्स डाले। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने पहले रीजन पहले ही डाल दिया, तो उसका फायदा क्या, पता कैसे करेंगे। फोर्थ ऑप्शन आरबीसी में हमने पीएससी डाला, टीएलसी और फिर इनसाइड आउट वेसल, मतलब जो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए था वो काम सबसे आखिरी में कर दिया, तो ये तो एकदम गलत है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में भी देखें ना तो हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर यही है फर्स्ट, कि हम पहले आरबीसी लेंगे तो उस पर हमें इनसाइड आउट वेसल्स डालेंगे, इनसाइड आउट वाला क्योंकि हमें देखना है कि वो भाई वाकई इनर साइड में है कि नहीं। तो इनसाइड आउट में हम वेसल्स डालेंगे, देन उसमें हम पीएचसी जो डालेंगे, जो कि हमारा एक प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि एक पीएस यानी कि फास्फेटिल सीरीन स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम है जो उसको तोड़ेगा। ठीक है, जैसे ही उसको तोड़ेगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में शो जाएगा तो उसका लोकेशन भाई यही था। अगर उसने उसको तोड़ दिया दैट मीन्स उसका लोकेशन वही था क्योंकि हमने इनसाइड आउट वेसल्स डाली है। तो इस हिसाब से भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एटीपी डेराइव पंप की बात कर रहा है। एटीपी डेराइव्ड पंप हाइड्रोलाइज एटीपी टू एडीपी, okay, and phosphatase and use the energy released to the pump ions our solute across a plasma membrane, across a membrane। यानी कि एटीपी ड्राइविंग पंप के बारे में बताया कि एटीपी टू एटीपी चेंज होता है, साथ में फास्फेट निकल जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसके जरिए हम पंप करते हैं आयंस को या तो सॉल्यूट को। नाउ there are many class of these pump are representatively of each are found in all prokaryotic and eukaryotic cell. Which of the following statement about this pump is not correct? यानी कि जो डिफरेंट टाइप के पंप्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मिलते हैं उसका आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा गलत है। नॉट करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन P-type pump are multiple transmembrane proteins which phosphorylate themselves during pumping and involved in ion transport। तो जो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कि जो पी टाइप्स के पंप होते हैं बेसिकली वो आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम पंप हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन पंपिंग हो गई, प्लांट्स में भी हाइड्रोजन पंपिंग होती है, इसके अलावा लाइसोसोम में भी हाइड्रोजन पंपिंग होती है। तो ये जो हाइड्रोजन पंपिंग वाली बात है ना, तो ये सब क्या है आयंस को करते हैं और ये बात सही है कि पी, इसका नाम अगर आपको याद करना हो तो पी टाइप मतलब फास्फोरिलेशन होता है वहाँ पे, तो अपने आप को फास्फोरिलेट करते हैं और उसके बाद जब वो अपने आप को फास्फोरिलेट करते हैं तो अपने नियरेस्ट एस्पार्टेट रेसिड्यू पे वो फास्फेट को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से इनका ये प्रोसेस होता है वर्क करने का। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है।
तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। दूसरे पे जाते हैं। F type pump normally use the hydrogen gradient across the membrane to derive the synthesis of ATP। कि जो F टाइप वाले पंप होते हैं वो बेसिकली F जो पंप होते हैं वो हाइड्रोजन ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। F टाइप का सबसे अच्छा आपका एग्जांपल होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे हम जो ATP सिंथेसिस पढ़ते हैं, वहाँ पे ये पंप का सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है। तो ये बात सही है कि हाइड्रोजन ग्रेडियंट को यूज़ करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस और सिंथेसाइज करता है ATP। थर्ड, V-type pump is normally use the voltage gradient for the transport of small molecule। अब इससे पहले मैंने बोला था कि P है तो P से आप याद कर लीजिए फास्फोरेट। इसका मतलब ये नहीं कि V से जो वोल्टेज होगा, नहीं। V से जो जो ये V टाइप पंप होते हैं ना, वो बेसिकली V जो डोनेट करता है वैक्यूल्स को डोनेट करता है, कि मीन शो करता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पे हम हाइड्रोजन पंपिंग देखते हैं, जैसे लाइसोसोम हमारा हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन पंपिंग होती है, या प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वहाँ पे वो नॉर्मली जो रहता है वो वोल्टेज ग्रेडियंट को यूज़ नहीं करते हैं, अपने पीएच को मेंटेन करके वोल्टेज को नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट अभी तक हमारा गलत है। लेकिन फोर्थ भी देख लेते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर प्राइमरी ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है कि एपीसी जो रहते हैं ट्रांसपोर्टर, ये बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस में इनको हम देखते हैं। ये क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो इनमें इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, following are the statements related to the organization of four major protein complex of the thylakoid membrane। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है प्लांट फिजियोलॉजी से। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग, आपको उनको देखना है, ठीक है, कि जो मेजर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी करेक्ट इनकरेक्ट कुछ मेंशन नहीं किया है। देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड से रिलेटेड ये कुछ फोर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, ओके, फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए, photosystem second is located predominantly in the stuck region of the thylakoid membrane। बिल्कुल, पीएस सेकेंड जो हमारा होता है वो बेसिकली कहाँ लोकेट होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ही लोकेट होता है। ओके, बी ऑप्शन कह रहा है फोटोसिस्टम फर्स्ट इज फाउंड इन अनस्टक रीजन, ओके, इनटू द स्ट्रोमा। ओके, cytochrome B6F is conformed to the stroma only। ATP synthesis is located in the unstuck region of producing into stroma। अब इस क्वेश्चन में देखिए बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन हम चलते हैं तो देखिए, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से दे साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इज कन्फर्ड टू द स्ट्रोमा ओनली। बिल्कुल सही है कि स्ट्रोमा में ही केवल पाया जाता है। एटीपी सिंथेसिस लोकेट करता है अनस्टक रीजन पे, जो कि स्ट्रोमा में होता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट, ये बेसिकली फैक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, चार मेजर कॉम्प्लेक्स है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ये दिया है फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो कि फाउंड होता है अनस्टक रीजन पे, ठीक है, जो कि स्ट्रोमा में होता है। ये स्टेटमेंट वैसे भी हमारा गलत है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ना चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं कि आपको इनकरेक्ट देना है, करेक्ट देना है, बट द क्वेश्चन आप जब रीड करते हैं ना तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन सही है और क्या गलत। तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन, a bacteria population has plasmid with copy number n। It was observed that on the average in out of 2 की power n minus 1 cell division, there was spontaneous plasmid curling। It was inferred from the observation that, यानी कि एक सिंपल हमें स्टेटमेंट दिया है कि एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जिसमें प्लाज्मिड की कॉपी नंबर n है, ठीक है। हमने देखा कि एवरेज जब 1
एवरेज इन 1 आउट ऑफ 2 एन टू की पावर n माइनस 1। एन क्या कॉपी नंबर, ठीक है, उसको माइनस करके सेल डिवीजन हुआ तो हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस कर्लिंग हो गई है। ठीक, ऑप्शन कहता है फर्स्ट, ईच सेल डिवीजन डज नॉट हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड कर्लिंग। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि हर एक सेल डिवीजन की एक प्रोबेबल नहीं था, ठीक है, कि वो इक्वल पोटेंशियल हो कि वो प्लाज्मिड कर्लिंग दे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है देयर इज नो एविडेंस फॉर एनी मैकेनिज्म ऑफ द प्लाज्मिड सेग्रीगेशन इन द टू डॉटर सेल। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सच में कोई एविडेंस तो नहीं दिया है, नो एविडेंस फॉर एनी मैकेनिज्म कि प्लाज्मिड कैसे सेग्रीगेट हो रहा है टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, प्लाज्मिड डिस्ट्रीब्यूशन और टू दी डॉटर सेल इज रैंडम। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ साफ कि जो स्पॉन्टेनियस प्लाज्मिड कर्लिंग हो गई। ठीक है, तो भाई हाँ, ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। नाउ ईच प्लाज्मिड हैज इक्वल चांस टू बीइंग ऑफ आइदर टू डॉटर सेल। अब देखिए, जब इसने बात कर दी, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको बैक्टीरियल का माइक्रोबायोलॉजी पता होना चाहिए, वहाँ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम उन्हें ना भी याद करें तो भी देखिए इस क्वेश्चन को करना आसान है। पहला ये कह रहा है कि ये एक रैंडम प्रोसेस हो सकता है कि प्लाज्मिड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर मैं कहूँ कि रैंडम प्रोसेस है, डेट मीन्स यहाँ इक्वल चांस होना चाहिए ना दोनों डॉटर सेल का कि किसी को भी मिल जाए। तो सी और डी स्टेटमेंट बेसिकली सेम बात को कह रहा है। अब देखो सी और डी कहीं भी साथ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है साथ। तो हम देखें तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा सही हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ दिया है कि ईच सेल डिवीजन डज नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसका कोई अभी क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया नहीं, लेकिन हमारे अगर हम ऐसे इस बेसिस पे देखें कि हाँ भाई इतने प्लाज्मिड नंबर थे, एवरेज इतने सेल डिवीजन पे किसी एक का चांस था सेल डिवीजन पे कि स्पॉन्टेनियस कर्लिंग दे रहा है, स्पॉन्टेनियस दे रहा है, दैट मीन्स रैंडम प्रोसेस हो सकता है, और वो क्या होगा, किसी में भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ कोई एविडेंस फॉर एनी मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मिड सेग्रीगेशन इन अ डॉटर सेल, यहाँ कोई एविडेंस नहीं दिया गया। तो बी अगर नहीं भी है तो ऐसे भी बी, सी और डी मेरा 100% करेक्ट ऑप्शन है। उसके साथ बी दिया है तो बी भी अप्रोक्सीमेटली हमारा सही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सच में कोई एविडेंस इस क्वेश्चन में बेसिकली नहीं दिया है। और ऐसे भी जब प्लाज्मिड का होता है तो किसी पे भी जा सकता है, ये सच में ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है किसी भी टाइप के मैकेनिज्म का कि प्लाज्मिड सेग्रीगेशन हो, कि दो डॉटर सेल में हो रहा है तो किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा या कैसे वो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, म्यूटेशन ऑफ लेक वाई। अब लेक वाई के, अब म्यूटेशन इन लेक वाई जीन ऑफ ई कोलाई डू नॉट सिंथेसाइज लैक्टोज परमिएज प्रोटीन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द बिहेवियर ऑफ लेक वाई म्यूटेंट अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडीशन। अब जिसने भी ई कोलाई का पढ़ा हुआ है, लैक्टोज वाला ओप्रॉन पढ़ा है, उसे पता होगा कि वहाँ 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड वाई ए। ठीक है, अब यहाँ वाई के ऊपर पूछा है कि वाई, इसमें साथ में बता भी दिया कि वाई बेसिकली क्या करता है, लैक्टोज परमिएज करता है, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट चैनल बनाता है जिसके जरिए अगर सराउंडिंग में हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो हमारे सेल के अंदर जा सके। अब वही नहीं है, एक बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ कि जो ट्रांसपोर्टर होना चाहिए जो कि बाहर सेल से किसी चीज़ को सेल के अंदर लेके जाए, अगर वो मेरा ट्रांसपोर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि अगर मेरे सराउंडिंग में उसका ढेर सारा लैक्टोज भी प्रेजेंट होगा तो उसको कोई ले जाने वाला है ही नहीं, तो बेचारा वो काम ही नहीं करेगा। ठीक, दूसरा हो सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स में डालूं जिसकी वजह से क्या हो कि उसको लैक्टोज को सेल के अंदर जाने के लिए ज़रूरत ही ना पड़े ट्रांसपोर्टर की। तो ये 2 टाइप की कंडीशन हो सकती है। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, नो सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज व्हेन वाई नेगेटिव सेल आर इंड्यूस विथ लैक्टोज। हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया कि अगर वाई म्यूटेंट है तो परमिएज बेचारा आगे से मतलब सराउंडिंग से लैक्टोज लेगा ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का सिंथेसिस कैसे होगा। ए ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी ऑप्शन मेरा क्या है, द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसिडेज व्हेन द इंडिविजुअल
फर्स्ट और सेकंड में देखो सेम चीज कही है, बस अपोजिट है कि एक जगह सिंथेसिस हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा। जब मैंने पहले ही कह दिया कि नहीं हो रहा है, डेट मीन्स हो रहा है, ये स्टेटमेंट मेरा हो गया रॉन्ग। ठीक है, सी की तरफ चलते हैं। नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी। अब आईपीटीजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीटीजी क्या करता है, उसको जो रहता है परमेज की जरूरत नहीं पड़ती है लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होगा तो आप इजीली जान सकते हैं कि भाई मेरा जो सी ऑप्शन है वो तो एकदम गलत है। डी पे करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ द बीटा ग्लाइकोसिडेज व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी, यानी कि सी का जस्ट अपोजिट कह दिया डी में कि सिंथेसिस होगा बीटा ग्लाइकोसिडेज का व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी। तो हाँ बिल्कुल होगा। आईपीटीजी का बेसिकली खासियत ये होता है कि अगर हमारा परमेज काम नहीं कर रहा है तो आईपीटीजी अगर हम डाल देते हैं तो सराउंडिंग से लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल के अंदर, जिससे बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम बनने लगते हैं। तो मेरा ए और डी ऑप्शन तो हो गए करेक्ट। ओके, नाउ हम ई ऑप्शन की तरफ भी देख लेते हैं। ई ऑप्शन मेरा कहता है द सेल आर इंड्यूस विथ आईपीटीजी कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ टोनपिज। ये क्या है, एक कंपाउंड है whose uptake is mediated by lactose permease and cleaved by beta galactosidase to release a toxic compound। ठीक है, ओके। द फोर्थ ऑप्शन इज सेल इंड्यूस विद आईपीटीजी कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ टोनपिग। अब टोनपिज की बात करें तो ये जो रहता है ये बेसिकली आईपीटीजी पे ना किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ऑप्शन में कह रहा है कि आईपीटीजी पे इसका इफेक्ट पड़ गया, और कैसे पड़ा कि उसने भाई इन दोनों को क्लीव कर दिया। और एफ में कह रहा है कि वो आराम से ग्रो कर गया, तो ये ऑप्शन सही है। ये बेसिकली एक रिसर्च डाटा है। ठीक है, इसका कोई अंदर वो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आईपीटीजी जो रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ टोनपिग ये एक तरह का इनहिबिटर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस पे भी आईपीटीजी को कोई इफेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली जो रहता है वो परमिएज को ही इफेक्ट करता है, तो आईपीटीजी को इफेक्ट नहीं करता। तो मेरा जब ए, डी और एफ सही है तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाता है सही, बाकी तो वैसे भी गलत है। ठीक है, तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट, बेसिकली यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। द सेल वॉज लेबल्ड for 30 minutes with radioactive thymidine. The medium was then replaced with a containing unlabeled thymidine and cell were grow for additional time. At the different time point after replacement of the medium, the fraction of mitotic cell was analyzed. Based on the result obtained, the above figure was drawn, which show the percentage of mitosis cell that are labeled as a function of the time after brief incubation with a radioactive thymidine। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में ये कहा है कि हमने क्या किया, कुछ हमने सेल ली, उसमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन को 30 मिनट्स के लिए डाल दिया। 30 मिनट्स के हमने उसको क्या किया, एक ऐसे लिक्विड में दोबारा डाला जो कि यहाँ पे थायमिडीन जो है हमारा अनलेबल्ड है। ठीक है, उसमें उसको एडिशनल टाइम दिया कि वो अच्छे से ग्रो करे। उसके बाद मिटोटिक इंडेक्स के बेस पे ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कंसीडर द अबव एक्सपेरिमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज मेड। उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये नीचे वाले ऑप्शन नहीं क्लियर दिख रहे हैं, सॉरी, मैं लेकिन इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंसीडर द अबव एक्सपेरिमेंट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि cell in the S phase of the cell cycle during the 30-minute labeling period contain radioactive। ये कह रहा है कि हो सकता है कि सेल जो है वो S phase में होगा जब उसे 30 मिनट के लिए हमने लेबल किया था उस टाइम पे। तो बिल्कुल जैसे हम देखें तो हम यहाँ देखिए ना, मिटोटिक सेल का इंडेक्स दिया कि सेल नंबर बढ़ गया है। ठीक है, तो हो सकता है 30 मिनट के लिए हाँ बिल्कुल S phase में होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इट टेक अबाउट 3 आवर्स बिफोर द फर्स्ट लेबल मिटोटिक सेल भी अपेयर, यानी कि इसने 3 घंटे लिए होंगे
बिल्कुल। अब जैसे ये जो डॉट्स है ना वो आवर्स दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहा है ना, तो देखिए वहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अगर यहाँ मैं डॉट देखूँ तो 1 2 3, 3 डॉट क्लियरली दिख रहा है। दैट मीन्स इसने क्या किया, 3 घंटे लिए थे फर्स्ट लेबलिंग के बाद में दोबारा अपीयर होने में, क्योंकि देखिए बराबर में था। देन ये 3 घंटे के बाद इसने हाई दिखा दिया। दैट मीन्स इसने 3 घंटे का टाइम लिया था। तो उसके बेसिस पे मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो अभी एकदम सही हो गया। इसके अलावा सी पे देखते हैं। द सेल एंटर द सेकेंड राउंड ऑफ मेटोटिक एट 30 मिनट। 30 मिनट के बाद सेल ने एंटर कर दिया। ओके, द टोटल लेंथ ऑफ द सेल साइकिल इज 27 आवर्स विद अ G1 फेज इज बीइंग मोर देन 50 आवर्स। अगर वैसे भी ये जो डी पॉइंट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है कि जो कोई भी सेल होती है वो सेल डिवीजन करती है उसमें 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें G1 फेज जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 आवर्स का ही टाइम लेता है। ठीक है, तो इसमें दिया 15 आवर, जो कि एकदम गलत है। तो मेरा डी ऑप्शन तो ऐसे भी एकदम गलत है। तो मेरा ए और बी मेरे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में टू अब करेक्ट इसमें फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए डी, थर्ड मेरा हमारा सी एंड डी है, टू ऑप्शन मेरा बी एंड सी है, एंड द फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे ए एंड सी है। तो वैसे भी मेरा ए और बी, सॉरी, ए एंड बी, मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। आई होप तो ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर होगा। So thank you guys. If you like the video then please like and subscribe the channel. This is my first YouTube channel after the qualified exam. So I hope so it will be helpful for you. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पे थोड़ा बहुत भी डाउट आया है, या आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे अच्छे लगने पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ बुरा लगा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नो इशू, इट्स पब्लिक चैनल है, आप इजीली उस पर बता सकते हैं कि आपको क्या गलत लगा, क्या क्वेश्चन सही लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं इस तरीके से और PYQs अपलोड कर सकूं। मैं पर डे कोशिश करूंगी कि 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर दूं, ताकि आपके पार्ट सी पार्ट बी कम्प्लीटली होते रहे और आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सके। साथ ही साथ इस PYQs के साथ साथ आपका बेसिक नॉलेज भी क्लियर होता चले। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।